जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 74 और ये चैप्टर 7 का हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम अपना ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज भी हमारे मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ब्रांडिंग शुरू करेंगे फिर। तो आज भी हमारा ब्रांडिंग ही चलेगा। आज के लेक्चर में हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये सीखेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मार्केटिंग के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन उसकी हमने देखी। उसके बाद फिर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट के अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी प्रोडक्ट होती है, उसके काइंड, उसके टाइप्स, वो सारा कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और साथ ही हमने ये पढ़ा कि मार्केटिंग के बारे में मैंने अपनी डेफिनेशन भी दी। मार्केटिंग के बारे में हमने किताब से भी डेफिनेशन देखी। क्या था मार्केटिंग में कि कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना है और कस्टमर को वो चीज़ डिलीवर भी करवानी है। तो वो यानी सिर्फ ये करने के लिए, यानी कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करना और डिलीवर करवाना, उसके लिए ऐड चलाना यानी प्रमोशंस करना, कस्टमर को बताना, अवेयरनेस करना, ये सिर्फ काफ़ी नहीं है। ये सिर्फ काफ़ी नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये भी देखना है कि प्रोडक्ट कौन सी है, मैं कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करूं, मैं वो चीज़ किस प्राइस से बेचूंगा, प्राइस क्या होनी चाहिए उसके लिए, चीज़ क्या होनी चाहिए, प्राइस क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, उसकी कीमत, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, कहां कहां पे अवेलेबल होना चाहिए, ये कहां पे मैं अवेलेबल करवाऊं लोगों के लिए। 3 सवाल कौन कौन से? प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्राइस क्या होनी चाहिए, कहां अवेलेबल करवाऊं और कैसे अवेलेबल करूं, कैसे ये कस्टमर तक चीज पहुंचाऊं, कस्टमर को कैसे बताऊं कि ये चीज मार्केट में अवेलेबल है। और पांच सी बात, वैसे तो कल मैंने आपको 4 पीस बताए थे ना कि 4 बातें हैं, तो 4 बातें, हाँ 4 बातें बड़ी बड़ी हैं, प्लस एक बात और भी है, किन लोगों को बेचूं, ये किन लोगों को, ये भी एक अहम डिसीजन है। ये भी एक अहम डिसीजन है कि किन लोगों को चीज बेचनी है। ठीक है, ये भी हमने याद रखना है, किन लोगों को चीज बेचनी है। तो ये 5 बातें फिर से बताएं, कौन कौन सी चीज कौन सी होनी चाहिए, प्राइस किस प्राइस पे, और कहां कहां अवेलेबल करवाऊं, कैसे लोगों को अवेयर करूं इस बारे में, और किसको ये चीज बेचनी है। मैंने ये पांच स्ट्रेटेजी, ये 5 बातें भी जहन में रखेंगे। इन 5 बातों को कहते हैं ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये 5 बातें हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो ये है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। डिटेल में डिस्कस करेंगे और वन बाय वन एक एक चीज। नेक्स्ट है मार्केटिंग मिक्स। यही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में मार्केटिंग मिक्स हम पढ़ेंगे, यानी 5 बातें पढ़ेंगे और ये 5 बातें इधर होंगी। फिर अगेन प्रोडक्ट के बारे में हमने पढ़ा था, तो इस लेक्चर में हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे। ये भी बहुत आसान टॉपिक है, इजीली कवर हो जाएगा। आप पहले भी इस बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया है। तो जी पहले जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पढ़ते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किसे कहते हैं? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं टू अप्लाई द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड कस्टमर, यानी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को और कस्टमर के रिलेशनशिप को बिल्ड करना, कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करना और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए आप डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। तो दिस इज अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर डेवलपिंग, कौन सी चीज बनानी है, किस प्राइस से बेचनी है, कहां कहां अवेलेबल करवानी है, कैसे उनको बताना है, दैट मीट द नीड्स ऑफ स्पेसिफिक कस्टमर। ये 5वां पी है कि किन लोगों को चीज बेचनी है, यह 5 है। ठीक है, तो क्या है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पर अमल करके आप अगर मार्केटिंग करना चाहते हो, यानी कस्टमर को चीज पहुंचाना चाहते हो, कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करना चाहते हैं और कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, तो सिर्फ एड्स से गुजारा नहीं चलेगा। अब एड्स से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर प्लान चाहिए। प्रॉपर प्लान में हमें 5 बातें चाहिए। वो 5 बातें कौन कौन सी है? क्या प्रोडक्ट क्या होगी, किस प्राइस पर बेचेंगे, अवेलेबल कहां पे करें, किस तरीके से इसको प्रमोट करें, यह प्रमोटिंग, किस तरीके से इसको प्रमोट करें। मैंने आपको प्रमोट का मतलब बता दिया, कैसे हम अपने कस्टमर को बताएं इस चीज के बारे में, आगाही कैसे दें। एंड नंबर 5, ये किस कस्टमर के लिए ये चीज है, इस प्लान को कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है प्लान ऑफ
एक्शन। इन सैंपल अगर मैं कहूं कि व्हाट इज मार्केटिंग स्ट्रेटजी, डेवलपिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तो यह है प्लान ऑफ एक्शन, कि बस अब काम करने का वक्त आ गया है, अब हमने काम करना है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी के दो मेन कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 सेलेक्टिंग अ टारगेट मार्केट, नंबर 2 डेवलपिंग अ मार्केटिंग मिक्स। चार बातें तो हमें समझ आ गई। अब 2 कंपोनेंट, डेवलपिंग अ मार्केट, ये चार, ये नंबर 1 सिलेक्टिंग अ टारगेट मार्केट 500, तो ये 5 पीस टोटल है। सिलेक्टिंग अ टारगेट मार्केट, एक लाइन आप पहले लिख लीजिएगा, ये जगह है खाली है, इधर लिख लीजिएगा। ये बहुत अहम लाइन है, बहुत अहम लाइन है, याद रखिएगा। ये लाइन नोट करें, ये लिखें। सिलेक्टिंग अ टारगेट मार्केट है, लिखिए आप। हर किसी को टारगेट करोगे, हर किसी को टारगेट करोगे तो किसी को भी प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। हर किसी को टारगेट पर करोगे तो किसी को भी प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। फिर से सुने, हर किसी को टारगेट करोगे तो किसी को भी प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो टारगेट मार्केट होना चाहिए वो हर कोई नहीं होगा। अन्य भाव मार्केटिंग नहीं करनी। अब अन्य भाव मार्केटिंग की एग्जांपल सुने। कभी कभार ना लोग कहते हैं मार्केटिंग ज्यादा करो, ज्यादा से ज्यादा इसको एडवर्टाइज करो, लोगों तक पहुंचाओ कि ये चीज के बारे में लोगों को पता चले। अब ये बातें सुन के ना कोई एक दीवाना, एक मस्ताना, एक पागल क्या करता है, वो कहता है मैं तो एडवर्टाइजमेंट करूंगा, मेरे पास तो हेल्थ अच्छे सेहत के लिए यानी हेल्थ इक्विपमेंट है। वो सीधा चला जाता है, जाके जो कोमा वार्ड में जाता है, पेशेंट से कहता है देखो आज ये हाल है ना आपका, ये सिर्फ इस वजह से आगे आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे। अब वो कोमा में होता, अगर वो ना होता ना, तो फिर इसकी जो है वो तबीयत सेट करनी थी, सॉफ्टवेयर वाकई इसका अपडेट करना था। तो ये एग्रेसिव मार्केटिंग जो है वो कहता है इसका फायदा कोई नहीं है। तो आपने हर एक चीज जो है वो हर किसी को एडवर्टाइज ना करें, आप हर किसी के लिए ना करें, ये आपकी स्पेसिफिक यूजर को पकड़े। इसी तरह एक और शख्स जो है वो जाके कब्रिस्तान में जाता है, वहां पे जो है वो ट्रेडमिल मशीन रखता है, वो कहता है कभी तो उठोगे ना, तो जब उठो तो फिर जो है वो आप लोग कर लिया, एक वर्जिश करोगे तो फिर आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो बताएंगे पागल नहीं है, इसको पागल नहीं कहेंगे लोग। क्या इसको अच्छा मार्केटर बोल सकते हैं आप कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, एक्टिविटी हो रही है? नहीं, क्या कर रहे हैं, आपके ये रिसोर्सेज जाया हो रहे हैं। तो हर किसी को टारगेट करोगे तो किसी को भी प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। चलिए जी, अब है सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट में कहता है मार्केट क्या होता है, क्या है मार्केट? मार्केट इज अ ग्रुप ऑफ लोग, लोगों की नीड, लोगों की जरूरतें, लोगों का ग्रुप है जिनके क्या होंगे, कुछ जरूरतें, कुछ नीड्स होंगी, उनके पास पैसा होगा, परचेजिंग पावर, उनके पास पैसा होगा, उनकी जरूरतें होती हैं, नीड, इधर क्या नीड, परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड, खर्च करने के लिए भी तैयार हैं, वो खर्च करना भी चाहते हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज और आइडियाज। ठीक है, तो ये तीनों टाइप्स ऑफ गुड्स हमने पढ़ी हैं प्रीवियस लेक्चर में। टारगेट मार्केट क्या है? अच्छा हाँ, इसकी कोई एग्जांपल भी कर लेते हैं, आप एग्जांपल लिख सकते हैं इसके साथ। नीड्स, परचेजिंग पावर, जैसे फॉर एग्जांपल लोगों को फोन चाहिए, जिसके पास पैसा होगा और जो खरीदने के लिए तैयार होगा, जिसकी खरीदने की इंटेंशन होगी, तो वही शख्स खरीदेगा। सर टारगेट मार्केट क्या है? टारगेट मार्केट है कि मार्केट का वो हिस्सा जिसको आप स्पेसिफिकली फोकस करते हैं। यानी इससे ऊपर आपने देखा ना कि हर किसी को नहीं एडवर्टाइज करना होता, हर किसी को नहीं मार्केट करना होता, हर किसी को नहीं टारगेट करना होता, एक स्पेसिफिक हिस्से को आप टारगेट करते हैं। अब एग्जांपल देखें दोनों में, इसकी एग्जांपल देखें मार्केट, टारगेट मार्केट की। फॉर एग्जांपल
इनफिनिक्स वालों ने टारगेट किया, इनफिनिक्स वाले टारगेट करते हैं जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, मिडिल क्लास को टारगेट करते हैं और उनको टारगेट करते हैं, जैसे स्टूडेंट को टारगेट करते हैं या लो लेवल इनकम को टारगेट करते हैं, या फिर उनको जो ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते उन लोगों को टारगेट करते हैं। जबकि आईफोन आईफोन टारगेट करता है किन लोगों को? आईफोन हाई लेवल इनकम वालों को टारगेट करता है। आईफोन जो है वो जो लोग जो है वो पब्लिक फिगर है, जो बड़े बड़े लोग हैं, इनको टारगेट करता है। तो दोनों के टारगेट ऑडियंस क्या है? वो डिफरेंट है। ब्रांड लवर्स जो होते हैं उनको आईफोन टारगेट करता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन मार्केट एंड टारगेट मार्केट में। क्यों जरूरी है ये? कि जरूरी क्यों है ये? क्यों जरूरी है? वाई टारगेट मार्केट मैटर्स? क्यों जरूरी है ये? यानी क्यों क्यों ये मैटर करते हैं? क्या लिखा हुआ है? दे हेल्प्स कंपनीज फोकस एफर्ट ऑन द मोस्ट लाइकली बायर्स। हाँ, देख तो लिया हमने। तो यानी कंपनी का फोकस होगा वो क्या होगा? वो बिल्कुल क्लियर होगा। क्लियर फोकस होगा किसको इसको टारगेट करना है, किसको टारगेट करना है? हमने लो लेवल इनकम वालों को टारगेट करना है, हाई इनकम वालों को टारगेट करना है। क्यों? इससे फायदा क्या होगा? इनके जो रिसोर्सेज होंगे ना वो यूटिलाइज होंगे और सही डायरेक्शन में यूटिलाइज होंगे। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो सकते हैं। मैसेज क्या होगा इनका? स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग मैसेज क्या? हमने भाई इनको टारगेट करना है तो इन्हीं को करना है। जैसे जैसे अगर कस्टमर मार्केट को टारगेट करना है तो ये चीजें हैं, तो फिर किनको टारगेट करना है? तो बिल्कुल आप टारगेट कर सकते हैं। आप बिल्कुल इनको किसी इनमें से किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तो आप अगर तो आपने कोई चीज बेचनी, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है वो जिम जिम जो है वो ओपन करते हैं। अब उसमें किसको टारगेट करना है? क्या मैंने सबको टारगेट करना है? तो जो सबको टारगेट करता है वो किसी के नहीं रहता। आप जवानों को, आप यूथ को टारगेट करें। आपने अगर वो यूथ को नहीं करना, आप खवातीन को टारगेट करें। आप सिर्फ जो है वो जो है वो वुमेन करें, आप सिर्फ मेल करें, ताकि जो है वो क्या हो, टारगेट ऑडियंस आपका आपके सेट हो। तो उसके मुताबिक आप ट्रेनर और बाकी सारी चीजें और जो आपके इक्विपमेंट है, जो टाइमिंग है, सब उसी ऑडियंस के हिसाब से सेट हो जाएगा। जब ऑडियंस के हिसाब से सेट होगा, आपके रिसोर्सेज जो है एफिशिएंटली यूज होंगे और जो लाइकली बायर्स होंगे, जो पोटेंशियल बायर होंगे, वो आपके पास आएंगे और इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा टारगेट मार्केट। और मार्केट जो है वो क्यों जरूरी है, ये क्यों जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंट तो आपको पता है कि डिवाइड करने को कहते हैं। तो मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट को ग्रुप्स में डिवाइड करना, मार्केट को डिवाइड करना डिफरेंट ग्रुप्स में। अब सेगमेंटेशन क्या है? सेगमेंटेशन कहते हैं कि हर कस्टमर चूंकि सेम नहीं होता, सारे कस्टमर सेम एक जैसे तो नहीं ना होते, कस्टमर डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए कंपनीज को क्या करना पड़ेगा? सेगमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जहां लोगों की नीड्स सिमिलर है उनका एक सेगमेंट बनाए, जिन लोगों के डिफरेंट है तो उनका डिफरेंट सेगमेंट बनाए। यानी इस तरह सेगमेंटेशन करें नीड्स के हिसाब से। सम फर्म्स आर टोटल मार्केट अप्रोच ट्राइंग टू अपील टू एवरीवन। ये तो आपको पता है ना कि जो सबके लिए काम करते हैं वो कहीं के नहीं रहते हैं। हाँ, कोशिश करना चाहें तो कर सकते हैं। सेलर्स ऑफ साल्ट, शुगर और बेसिक, ये चीजें जो है वो कर सकते हैं मेरा ख्याल है। और बाकी जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो नहीं हो सकती। मोस्ट फर्म्स हाउएवर यूज मार्केट सेगमेंटेशन डिवाइडेड टोटल मार्केट इनटू ग्रुप्स विद सिमिलर प्रोडक्ट नीड्स। जिनकी जरूरत सेम हो, सिमिलर, उनके लिए जो है वो स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंटेशन होती है। ठीक है। अब मार्केट सेगमेंट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज, ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर नीड प्रेफरेंसेस। एग्जांपल उसने आगे दी है। बिजनेस मार्केट्स में सेगमेंट बाय साइज ऑफ कस्टमर और बाय लोकेशन, ज्यादा है कम है तो उस पर भी डिपेंड करता है कि हमने क्या करना है, ज्यादा चीजें बेचनी है, किसको बेचनी है, कौन से ग्रुप ऑफ पीपल को बेचनी है। तो साइज ऑफ कस्टमर पे भी डिपेंड करता है।
नेक्स्ट, कॉमन सेगमेंटेशन बेसिस, किस बेस पे ये डिवीजन होती है? ये डिवीजन किस बेस पे होती है? ये डिवीजन हो सकती है डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो सकते हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर को अंडरलाइन करें, बल्कि नीचे लिखा हुआ है एज, जेंडर, रेस, एथनिसिटी, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, फैमिली साइज, रिलीजियस, ये सारे क्या है? डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, ये सारे कहलाते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर्स। ये मोस्ट कॉमन है क्योंकि इसमें ये मेजर करना बहुत इजी हो जाता है, ये मेजर करना बहुत इजी हो जाता है कौन से एज ग्रुप ऑफ के लिए कौन सी चीज प्रोड्यूस करनी है। जेंडर के लिए आपको पता है बहुत इजी है, मेल की चीजें अलहदा, रेस, एथनिसिटी यानी उसके रिलीजियस उनके बिलीफ जो है वो अलहदा, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू वो भी हमें पता चला सकते हैं। तो क्या होगा? डिफरेंट सेगमेंट हम बना सकते हैं। क्लॉथिंग एंड फ्रेग्रेंसेज आर सेगमेंटेड बाय जेंडर, मैनी प्रोडक्ट्स बाय एज, ये बिल्कुल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी इनमें से हो सकता है। तो सारी चीजें जो है वो ऑन डिफरेंट बेसिस पे जो है वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बेबी प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट है, तो वो एज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मेन ग्रूमिंग है, लग्जरी ब्रांड है, तो वो जिनकी इनकम ज्यादा होगी तो वो ये सारी चीजें जो है वो इस बेस पे डिफरेंट हो सकती है। जियोग्राफिक लोकेलिटी बेस पे डिफरेंट है, क्लाइमेट है, टेरिन पता नहीं क्या चीज़ है, इसको काट दे बेशक। नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन डेंसिटी, कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम, कल्चर वैल्यूज, इस बेस पे ये डिफ्रेंसिएशन हो रही है, यानी प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट होते हैं। क्योंकि क्लाइमेट से देखें, लोकेशन और क्लाइमेट से नीड्स चेंज नहीं होती, तो जब नीड्स चेंज हो गई तो नीड्स के मुताबिक जो है वो कंपनी ने चीज़ें प्रोड्यूस करनी है। जैसे आजकल फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न एरियाज में बहुत सर्द मौसम है, यूजुअली भी वो सर्दी रहता है, तो वहाँ पे जो है वो कम ही ये एसी वगैरह जो है वो सेल होते होंगे क्योंकि नीड्स उनकी बहुत कम है। वहाँ पे हीटर का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, वहाँ पे जैकेट की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल कराची जैसा शहर है, लाहौर है, इधर गर्मी जहाँ पे ज़्यादा है, उन इलाकों में एसी की डिमांड ज़्यादा होती है और इन्हीं की चीज़ों की डिमांड बहुत कम होती है। और लोकेलिटी वाइज आप अब देखें तो जैसे रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे लग्जरी कार तो नहीं है लेकिन ये बाइक्स वगैरह इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, और शहरों में गाड़ियों की डिमांड बहुत बढ़ जाती है क्योंकि लो हाई लेवल इनकम होते हैं। साइकोग्राफिक या सोशल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि लाइफ स्टाइल पर्सनैलिटी जो है वो भी डिफरेंट हो सकती है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स, मोटिव्स, फेथ और बिलीफ सिस्टम। सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज ऑफर मल्टीपल पैकिंग ऑप्शंस, 2 लीटर बॉटल्स कैंस टू मैच डिफरेंट लाइफस्टाइल्स एंड मोटिव। जैसे फॉर एग्जांपल यूजुअली जो है वो बाहर की दुनिया में, बाहर यानी यूके में और इस तरह की कंट्रीज में जब ये कोल्ड ड्रिंक एडवर्टाइज होता है तो वो सिंगल सिंगल एक बॉटल एडवर्टाइज होती है, एक एक बॉटल एडवर्टाइज होती है। जबकि पाकिस्तान में वो छोटे कैन की बात कर रहा हूँ कि उधर जो है वो छोटी कैन सिर्फ एडवर्टाइज होगी, पाकिस्तान में उसके 1.5 लीटर या फिर 2.25 लीटर कोल्ड ड्रिंक जो है वो एडवर्टाइज होती है। ऐसे क्यों होता है, कभी सोचा आपने? क्यों? क्योंकि एशियन कंट्री में जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, इसमें यूनाइटेड फैमिलीज होती हैं, अनडिवाइडेड फैमिलीज होती हैं। तो ये रमज़ान में हमें दिखाते हैं कोक वाले, तो ये पूरी फैमिली के लिए या ग्रुप गैदरिंग में, फ्रेंड्स गैदरिंग में जो है वो दिखाते हैं। जबकि अगर उधर वहाँ पे हो यही प्रोडक्ट जो है वो एडवर्टाइज होता है एक एक इंडिविजुअल के लिए, कि वहाँ पे इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा है, वो लोग अकेले रहना पसंद भी करते हैं, खाना जो है वो मिल के नहीं खाते। तो वहाँ का कल्चर चूँकि डिफरेंट है, तो कल्चर वाइज या साइकोग्राफिक फैक्टर्स हैं कि वो इस चीज़ को नापसंद करते हैं कि वो इकट्ठे बैठ के खाना खाएं। तो लाइफस्टाइल उनका डिफरेंट होता है। हमारा जो है वो पाकिस्तान में, एक कंट्री में इस्लामिक कुछ बिलीफ है, कुछ फेथ है, तो वो इस बेस पे जो है वो कुछ हमारे डिसीजंस जो है या नीड्स वो डिफरेंट होती है फ्रॉम अदर्स। तो उसके लिए क्या करती हैं फिर कंपनीज भी, नीड्स को फुलफिल करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं कंपनी की। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती हैं सारी। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमने नहीं पढ़ा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को हमने सिर्फ डिफाइन किया अभी। ये है मार्केटिंग बेसिकली स्ट्रेटजी, ये मार्केटिंग मिक्स है। एक्चुअल मार्केटिंग मिक्स ये है कि हमें करना क्या चाहिए, हमने करना क्या है मार्केटिंग मिक्स। जब आप टारगेट मार्केट सिलेक्ट करते हो, यानी मार्केटिंग मिक्स हम बनाते क्यों है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनती क्यों है, कि जब हमने टारगेट
मार्केट सेट कर लिया ऊपर, जैसे अभी हमने इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में पढ़ा कि तो जब कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही होता है, अब इस मार्केट को सेटिस्फाई करने के लिए हम प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन करें। जैसे मैंने पहले शुरू में 5 सवाल पूछे कि ठीक है मार्केट स्ट्रेटेजी तो मार्केट टारगेट ऑडियंस में डिसाइड हो गया, अब प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है प्राइस क्या रखें, कैसे लोगों को एडवर्टाइज करें, कहां पे इसको अवेलेबल करवाएं, किसको ये चीज बेचनी है। तो ये सारा क्या है, मार्केटिंग मिक्स है। इसका आंसर कौन देता है, मार्केटिंग मिक्स। इसका अर्थ देगा मार्केटिंग मिक्स। यानी इन्हीं 5 सवालों का आंसर होगा कि प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, प्राइस क्या होनी चाहिए, प्लेस, प्रमोशन और किन लोगों को ये चीज हम सर्व करें। तो ये है 5 P's। ठीक है, अब 1 बाय 1 प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन हम कर चुके हैं। प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट इज एनीथिंग ऑफर्ड इन एक्सचेंज दैट सैटिस्फाई कस्टमर नीड। यस, हमें पता है ये चीजें भी हो सकती हैं, सर्विसेज भी हो सकते हैं और आइडिया भी हो सकता है। सर टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों होंगे। एवरी प्रोडक्ट मस्ट कवर कॉस्ट, एवरी प्रोडक्ट इज अ कॉस्ट, ये बिल्कुल होगा, जो चीज बनाएंगे उसकी कॉस्ट तो होगी। इसको बेचेंगे, इसकी यूजफुल लाइफ होनी चाहिए, लाइफ साइकिल भी नीड्स री इन्वेंशन, तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो अडेप्टेबल हो। ऊपर भी हमने पढ़ा था ये, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। और फर्म्स मस्ट इंप्रूव एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड डेवलप न्यू वंस टू मेंटेन सेल्स एंड ग्रोथ। यस, ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि आपने लॉन्ग टर्म में इसको सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए कि इसको एक तो अपडेट करना है, इंप्रूव करना है, और दूसरा नई नई प्रोडक्ट्स को भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। नंबर 2 है प्राइस। अब प्राइस इज द वैल्यू कंज्यूमर गिव अप इन एक्सचेंज फॉर अ प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये मैं क्यों खरीद रहा हूं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है जिसके लिए मैं ज्यादा पैसे पे करने को तैयार हूं, जिसके लिए मैं ज्यादा पैसे पे करने को तैयार हूं। यानी वो वैल्यू जो कस्टमर पे करता है इस प्रोडक्ट के बदले। ओके, इट कैन बी मॉनेटरी, ये मॉनेटरी प्राइस मॉनेटरी भी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ फी या रेंट ये हो सकता है। नॉन मॉनेटरी मींस कि जिसके बदले पेमेंट ना हो रही हो, टाइम या एफर्ट या वेटिंग या आपको जो है वो एप्रिसिएशन की जरूरत हो, तो ये है नॉन मॉनेटरी। ठीक है, प्राइस इज अ की रेवेन्यू ड्राइवर इन मार्केटिंग। डेफिनेटली फर्म का ऑब्जेक्टिव ही होता है, ये रेवेन्यू ड्राइवर है। कैसे सर, प्राइस क्यों इंपॉर्टेंट है कि सब चीजें जो है वो जैसे प्रोडक्ट है, प्लेस, प्रमोशन, ये सब कॉस्ट क्रिएट करती हैं, लेकिन प्राइस क्या है, रेवेन्यू है। प्राइस क्या है, रेवेन्यू है। तो इसलिए उसने कहा प्राइस इज अ की रेवेन्यू ड्राइवर इन मार्केटिंग। प्रोडक्ट, उस पर आपका खर्चा आएगा, जैसे ऊपर हमने पढ़ा प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, प्लेस कहां कहां पे अवेलेबल करवाना है, डिस्ट्रीब्यूट करवाना, तो इसकी कॉस्ट होगी, प्रमोशन की भी कॉस्ट होगी। प्राइस इज व्हाट, दिस इज अ रेवेन्यू जनरेटिंग फैक्टर। ये पहला फैक्टर है जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है। ये पहला और आखिरी फैक्टर भी है मार्केटिंग में जो आपको रेवेन्यू, इसलिए इसने कहा कि ये रेवेन्यू ड्राइवर है मार्केटिंग में। मार्केटर्स कैन चेंज प्राइस क्विकली। क्यों क्विकली प्राइस चेंज करेंगे भाई, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, जैसे डिमांड चेंज होगी उसको चेंज करेंगे। सेल्स दे, डिस्काउंट दे सकते हैं, बंडल ऑफर भी दे सकते हैं, तो प्राइसेस जो है वो कम हो जाएगी। रिस्पॉन्ड टू कंपेटिटर एक्शंस, यानी अगर कंपेटिटर प्राइस कट करे तो आप मैच करेंगे, तो क्या करेंगे, फिर वैल्यू ऐड हो सकती है। मींस के फिर आपको प्राइसेस थोड़ी सी कम करनी पड़ेंगी, अदरवाइज फिर सारे कस्टमर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स कैन फोर्स कंपनीज टू एडजस्ट प्राइसेस। एक्सटर्नल मींस कि अगर बाहर से कोई चीज रॉ मटेरियल आप खरीदते हैं और रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई, तो फिर आपको भी अपनी प्राइस जो है वो एडजस्ट करनी पड़ेगी, आपको भी प्राइस एडजस्ट करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये देखा होगा, ये तो मोस्ट कॉमन है कि जब हमारा पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं, तेल की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो फिर सारी चीज़ें उसके साथ महंगी हो जाती हैं। हमसे बेहतर कौन जानता है ये। तो जब पेट्रोल महंगा हो गया तो डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा,
डिलीवरी चार्जेस फिर एडजस्ट कर देते हैं, वो किराए बढ़ जाते हैं, वो कहते हैं फिर ये चीज़ भी बढ़ गई, बल्कि वो सारी चीज़ें जो वो बढ़ा सकते हैं वो सारी बढ़ा देते हैं। उनसे पूछो हाँ भाई प्राइसेस क्यों बढ़ी है, वो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है। इसका मतलब ये चीज़ें सारी इंटरलिंक्ड है। नंबर 3, प्लेसेस, ये प्रोडक्ट कहां और कैसे अवेलेबल होगा। प्लेस रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरलाइन करें, कहां और कैसे अवेलेबल होगा। इसको अवेलेबल करवाओ कहां पे, डिजायर्ड क्वांटिटी एट द राइट टाइम, सही वक्त पे जितने क्वांटिटी चाहिए उतना ही, राइट क्वांटिटी राइट टाइम पर, राइट लोकेशन पर कस्टमर तक पहुंचाना इज अ प्लेस। लेज खाना, लेज हमें चाहिए, हमें लेज चाहिए, तो हर करियाना स्टोर पे, सुपर मार्केट में ये अवेलेबल होने चाहिए। अदरवाइज फिर क्या होगा कि कस्टमर जो लॉयल्टी है वो ब्रेक हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो लग्जरी चीजें होती हैं वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं ना होती, जब हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती तो आप खरीद भी नहीं सकते। इंटरमीडिएट हैंडल्स मेनी टास्क, इंटरमीडिएट कौन होते हैं, जैसे होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, ये इंटरमीडिएट्स होते हैं। ये बहुत ही कम टास्क हैंडल करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इनका, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे, कम्युनिकेशन, ये इन लोगों का काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो तो हर दुकान को नहीं ना सप्लाई करती, तो फिर कंपनी किसको बेचती है, कंपनी होलसेलर को, होलसेलर आगे फिर रिटेलर को बेचता है। इसी तरह इस चेन से यानी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, रिटेलर से फिर कंज्यूमर, इसी तरह ये चेन चलता है और हर एक चीज तक, हर एक तक ये चीज पहुंचती है, हर एक तक ये चीज पहुंचती है। प्रमोशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। प्रमोशन में क्या बताया था, इट इंक्लूड्स मेथड टू इन्फॉर्म करना, कन्विंस करना और कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना कि ये चीज है। अब देखा आपने कि प्रमोशन में आया, टूल्स ऑफ प्रमोशन इज एडवर्टाइजिंग। आप समझते थे कि मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट है, यह है एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग इतनी बड़ी मार्केटिंग है, इसमें जस्ट एडवर्टाइजिंग सिर्फ एक लफ्ज इधर लिखा हुआ है। तो मार्केटिंग इज नॉट जस्ट एडवर्टाइजिंग, बल्कि मार्केटिंग के बारे में 2 लेक्चर हमने किए हैं, ये 2 लेक्चर इज मार्केटिंग। यानी कस्टमर को इन्फॉर्म करना है, अवेयरनेस है ना, इन्फॉर्म करना, अवेयरनेस, प्रेफरेंसेस को देखना, कन्विंस करना और इन्फ्लुएंस करना। कि इन्फ्लुएंस करना मींस के इसको मजबूर करना कि वो ये चीज़ खरीदें। जैसे फैजान भाई ने मुझे कन्विंस किया था, वो खरीदने पे मुझे कन्विंस किया था। प्रमोशन इज मोस्ट विजिबल पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ये तो बहुत विजिबल है। क्यों नहीं होगा विजिबल, क्यों विजिबल नहीं होगा, क्योंकि यही चीज तो एक जो है वो नजर आ रही है। बट ये प्रमोशन जो है ये मार्केटिंग नहीं है सिर्फ, ये सिर्फ प्रमोशन सिर्फ मार्केटिंग है, विजिबल जरूर है पर यही सिर्फ जो है वो मार्केटिंग नहीं है। जैसे यही विजिबल था तभी तो आपने कहा सर प्रमोशन इज मार्केट एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजिंग है, क्योंकि ये ज्यादा विजिबल है, इस वजह से आपको लग रहा था कि ये एडवर्टाइजिंग, अदरवाइज ये है नहीं, अदरवाइज सिर्फ ये प्रमोशन एडवर्टाइजिंग नहीं है। चले जी नेक्स्ट, आगे आखिरी है हमारा पीपल। पीपल इज कौन डिलीवर करेगा, किसको डिलीवर करें। पीपल आर द एम्प्लॉइज हु सपोर्ट द कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। कौन करे ये डिलीवर, कौन वो शख्स होगा, वो एम्प्लॉय होगा कंपनी का जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करेगा। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि एम्प्लॉइज को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में पता होना चाहिए और वो सपोर्ट करें इसको। यस बिल्कुल, ये भी एक डिफिकल्ट फैक्टर जरूर है, पर है तो ये भी इंपॉर्टेंट, मैं इसको कहता हूं कि सर्विस क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस जो है, कस्टमर एक्सपीरियंस ये मेनली इसी से बनता है कि वो वो एम्प्लॉइज कैसे ये मार्केटिंग आपकी स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करता है, यानी चीज कैसे सर्व करता है। They contribute to the intangible aspect of a product, such as service quality and customer experience.
और आखिर में एम्प्लॉय प्ले अ की रोल इन शेपिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एम्प्लॉय अगर यानी आपका कस्टमर सर्विसेज सही है, आपका कस्टमर आपसे खुश है, वो सेटिस्फाइड है, तो फिर आपकी ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, ये भी सक्सेसफुल होगी और कस्टमर रिटेन भी होगा, नए कस्टमर भी आएंगे, यानी आपकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी होगी, आपके प्रोडक्ट का नाम भी अच्छा होगा और वो इसको अच्छा ही समझेगा। ठीक है, तो ये थी मार्केटिंग मिक्स जिसमें हमने 5 पीस पढ़े हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड पीपल। इसके बाद हमारा आज का आखिरी और आसान, सबसे आसान टॉपिक रह गया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है? ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको ये याद है? बिजनेस साइकिल, हाँ यही है बिजनेस साइकिल। ये तो बिजनेस साइकिल है। अगर हम इसी एक प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी यही है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी यही है, यानी प्रोडक्ट की जिंदगी में ये जो कभी खुशी कभी गम, ये उतार चढ़ाव आ रहा है, यह है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसमें होगा क्या? प्रोडक्ट की जिंदगी की कहानी होगी, प्रोडक्ट की जिंदगी की कहानी। अब आप सुने मेरे से प्रोडक्ट की जिंदगी की कहानी मेरी जबानी सुने। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट जन्म लेता है, प्रोडक्ट पैदा होता है, प्रोडक्ट जन्म लेता है, प्रोडक्ट जवान होता है, प्रोडक्ट ग्रो करता है, उसके बाद प्रोडक्ट आपकी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, मींस के प्रोडक्ट जो है वो पैसे जनरेट करके देता है, और उसके बाद फिर क्या होगा? जैसे इंसान का जवाल शुरू होता है, प्रोडक्ट ने मरना तो है ही। ये प्रोडक्ट की जिंदगी की कहानी है। फिर से सुने प्रोडक्ट की जिंदगी की कहानी। प्रोडक्ट पैदा होता है, ये प्रोडक्ट जन्म लेता है, ये प्रोडक्ट ग्रो करेगा, ये प्रोडक्ट अपने जवानी के पीक पर पहुंचेगा, अपने जवानी के पीक पर पहुंचेगा ये प्रोडक्ट, यानी उस वक्त सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, तब आप ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट का डिक्लाइनिंग स्टेज शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इसकी परफॉर्मेंस कम होना शुरू हो जाएगी, लोग इसको पसंद नहीं करेंगे, लोग वो खरीदना नहीं चाहेंगे। तो कभी ऐसे था ना, आपने जिंदगी में अपनी कोई चीज देखी होगी जो प्रोड्यूस हो गई, उसके बाद उसने यूं ग्रोथ पकड़ा, उसके बाद फिर उसका बिल्कुल पीक, लोग इसको बहुत पसंद करते थे, और आज वही चीज है कि जिसको लोग पसंद नहीं करते। नोकिया के फोन इंट्रोड्यूस हुए, ग्रो किया, लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, और उसके बाद फिर वापस डिक्लाइनिंग फेज में चले गए। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, प्रोडक्ट की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, अब आए प्रोडक्ट की कहानी देखते हैं। ये आप लोग देख लें, ये मार्केटिंग मिक्स है, ये मार्केटिंग मिक्स है। ये सारे फीचर्स अगर आप उधर से देखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये जो है उसकी जस्ट एक समरी स्टाइल है। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मोस्ट प्रोडक्ट पासेस थ्रू अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विच इज अ टिपिकल पैटर्न ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट्स और टाइम। टिपिकली जैसे होता है, प्रोडक्ट जो है वो जब प्रोडक्ट पैदा होता है, जवान होता है, प्रोडक्ट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, प्रोडक्ट मर जाता है, यही होता है सबकी जिंदगी में। लेकिन कहता है कि हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट मैनेजर एडजस्ट द मार्केटिंग मिक्स एट ईच स्टेज टू स्टे कंपेटिटिव। कहता ना 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 ना, हमने तो अपने प्रोडक्ट को जवान रखना है, हमने तो इसको मरने नहीं देना, हम तो चाहेंगे ये लंबे अरसे तक जो है वो हमें फायदा पहुंचाए। तो क्या करें इस प्रोडक्ट का? जन्नत में ले जाओ जहां पे हर कोई जवान रहेगा, 33 साल की उम्र होगी, वहां पे कोई मरेगा नहीं, करोड़ों साल बाद भी 33 साल का होगा, बिल्कुल जवान। तो जन्नत से पहले दुनिया में इसकी जन्नत बना देते हैं। चले जी, प्रोडक्ट की जन्नत तो यही है कि ये इस प्रोडक्ट का खूब ख्याल रखा जाए। जैसे जन्नत में जन्नती का ख्याल रखा जाएगा, दुनिया में प्रोडक्ट का ख्याल रखा जाएगा, प्रोडक्ट का ख्याल रखा जाए। अब प्रोडक्ट का ख्याल रखना है, प्रोडक्ट का ख्याल कैसे रखें? हर एक स्टेज पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करें एट ईच स्टेज टू स्टे कंपेटिटिव, का मतलब जवान रखने के लिए, तरोताजा रखने के लिए, ताकि ये प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे ही हम इससे रेवेन्यू जनरेट करते रहें। इसके लिए क्या करना है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। अब वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम इसकी पढ़ेंगे। ठीक है, अब 4 फेजेस हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की 4 फेज: इंट्रोडक्शन,
ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन स्टेज के साथ लिखें, उधर ही लिखें, इधर इंट्रोडक्शन स्टेज के साथ लिखें। लॉन्च स्टेज, जब हम प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, ये फर्स्टली लॉन्च कर रहे हैं। ग्रोथ स्टेज के साथ लिखें एक्सपेंशन, फास्ट एक्सपेंशन। मैच्योरिटी स्टेज के साथ लिखें मार्केट सेचुरेशन। डिक्लाइन के साथ मार्केट सेचुरेशन लिखना है। डिक्लाइन के साथ लिखें सेल्स डाउन, अब कम हो रही है सेल, अब इसकी सेल्स कम हो रही हैं। तो प्रोडक्ट स्टेज, सॉरी इंट्रोडक्टरी स्टेज, मैच्योरिटी, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइनिंग स्टेज, ये 4 स्टेजेस हैं। तो ये प्रोडक्ट भी इंसान जैसा ही है, पैदा होता है, जवान होता है, मैच्योर होता है, उसके बाद फिर जवानी ख़त्म। चले जी, अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्टरी स्टेज में होता क्या है। प्रोडक्ट ये मार्केट में नया नया है, अब इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। लोगों को इन्फॉर्म करते हैं हम इस प्रोडक्ट के बारे में, बताते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। इस अवेयरनेस के लिए हमें प्रमोशन करनी पड़ेगी। प्रमोशन, लोगों को पता नहीं था इस प्रोडक्ट के बारे में, सो अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। इसकी सेल्स कम होती है शुरू में, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी। प्रोडक्शन कॉस्ट, सॉरी प्रमोशनल कॉस्ट होगी, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी। इस वक्त इसके प्रॉफिट जो है वो बहुत कम होंगे। क्योंकि अभी लोगों को हम बता रहे हैं ना, बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। चलें, स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, सर इसकी हैवी प्रमोशन क्यों, हम ज़्यादा प्रमोशन क्यों करेंगे। देखिए, प्रोडक्ट अब नया नया है ना, तो किसी को पता नहीं है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएंगे, इसके यूज़ के बारे में बताएंगे, यूज़ के बारे, उसके बाद फिर इसका ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसका ट्रस्ट बिल्ड करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह हमें जब लोग चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसके बाद फिर वो चूँकि यूज़ भी नहीं है ना, तो जब इस्तेमाल करते हैं उसके बाद फिर हमें वो फीडबैक देंगे, उससे हम इसको इम्प्रूव करेंगे, तो इम्प्रूविंग की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी। और इसमें जो जहाँ पे कोई मसले मसाइल हैं तो वो भी फिक्स हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये प्रमोशंस और ये एक्टिविटीज़ जो है ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बताएं शाबाश, यहाँ पे बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या होगी। इस पॉइंट पे बिजनेस की स्ट्रेटेजी होती है प्राइस स्किमिंग स्ट्रेटेजी। प्राइस स्किमिंग स्ट्रेटेजी कौन सी होती है। प्राइस स्किमिंग स्ट्रेटेजी होती है कि जब कोई कंपेटिटर नहीं है तो उस वक्त आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो इंट्रोडक्टरी लेवल पे भी आपने उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न किए। ये मिसाल उसकी जैसे बंदे की तरह ही है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, उसका वो पैसे तो नहीं कमा रहा होता, लेकिन अगर अच्छा मैनेजर है तो आपको पता है मोहल्ले में ले जाके उसके मोहल्ले वालों से पैसे तो निकलवा सकता है। क्या बच्चा दिखाएं, लोग पैसे बच्चे को देते हैं कि नहीं देते। तो ये बच्चा जो है वो हमारा बिल्कुल बर्थ स्टेज के बाद भी हमारा मेन रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो इसी तरह ये प्रोडक्ट से हम रेवेन्यू हासिल करेंगे जब ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी स्टेज पे भी है। इंट्रोडक्टरी से मुराद जब मार्केट में हमने लॉन्च किया, मार्केट में लॉन्च करते साथ ही एक न्यू प्रोडक्ट है, मार्केट में एक जो है वो एक नई चीज आ रही है, लोगों में ये बात बहुत मशहूर हो गई है, बहुत हाइप क्रिएट हो चुकी है इसकी। तो आप क्या करें, प्राइस सेट करेंगे तो हाई प्राइस, ताकि उस कॉस्ट को कवर करें हम, ताकि उस कॉस्ट को कवर करें। इनिशियली बताएं सबस कॉस्ट ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है, तो उस प्राइस को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइस स्किमिंग स्ट्रेटेजी ये अडॉप्ट करते हैं। उससे क्या होगा,
हाई इनिशियल प्राइस इफ नो, क्योंकि कंपेटिटर कोई है नहीं, तो फिर जब कंपेटिटर आ जाएगा तो आपको पता है कि प्राइसेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी स्टेज पे होगा। ग्रोथ स्टेज पे क्या होगा? ग्रोथ स्टेज पे सेल्स इसकी जो है वो रैपिडली बहुत इंक्रीज कर जाती हैं, सेल्स इंक्रीज कर जाती हैं। अब कस्टमर जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, कस्टमर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, इसके फीचर्स को, इसके बेनिफिट्स माशाल्लाह बहुत हैं, तो कस्टमर इसके बाद इसके खरीदने को तैयार होता है। यानी इसके बाद ही ब्रांड रिकॉग्निशन जो है वो ग्रो करती है, बिल्कुल इसकी ब्रांड रिकॉग्निशन होती है कि माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आगे दूसरों को ये रिकमेंड भी करते हैं। तो बताएं साहब, सब प्रॉफिट इंप्रूव होंगे कि नहीं होंगे? यस, बिल्कुल प्रॉफिट्स इंप्रूव होंगे। और जब प्रॉफिट्स इंप्रूव होंगे, लोग ज्यादा खरीदेंगे, तो उसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि अब एक एक चीज हम वो कम प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस करेंगे नहीं, अब ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, उसकी वजह से वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में कंपेटिटर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कंपेटिटर बहुत ज्यादा हो जाते, सॉरी, मैच्योरिटी स्टेज में क्या होगा? हाँ, मेनी कंपेटिटर्स इन द मार्केट, सेल ग्रोथ लेवल्स ऑफ, यानी सेल्स, जो चीजें जो वो सेल्स हम सेल कर रहे थे वो ना ज्यादा बढ़ेंगी ना ज्यादा गिरेंगी। अब मार्केट जो है वो मुकम्मल सेचुरेट हो चुकी है, बिल्कुल फिल्ड हो चुकी है, अब ना ये इंक्रीज होगी ना ये डिक्रीज होगी। अब हमारा जो हमारी प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम प्रॉफिट्स अब दे रही है, ठीक है, ये है मैच्योरिटी स्टेज, यानी हाई प्रॉफिट स्टेज है। इसके बाद जो है वो ना ये ऊपर ना नीचे, ना ऊपर ना नीचे। लेकिन आपको पता है कि अगर इसी को हमने इधर ही रखा और कंप्यूटर ने थोड़ा सा अपनी प्रोडक्ट को इंप्रूव किया तो हमारी प्रोडक्ट तो यूं धराम से गिर जाएगी, यूं धराम से गिर जाएगी। तो मैच्योरिटी स्टेज वो है जो हाई रिस्क की भी है लेकिन हमें ज्यादा प्रॉफिट्स भी अर्न करके दे रही है। तो यहां पे क्या करेगा कंपनीज जो है वो, फोकस ऑन रिटेनिंग कस्टमर विद स्ट्रेटजी, लाइक डिस्काउंट्स ऑफर करेगी, डिफरेंट डील्स वो हम कंपनी देगी, रीडिजाइनिंग और अपडेटिंग प्रोडक्ट्स को जो है वो इनहेंस करेगी, प्रोडक्ट्स के में नई फीचर्स ऐड करेंगी, डिफरेंशिएशन फ्रॉम कंपेटिटर्स जो नहीं कर सकता वो हम करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम न्यू फीचर्स इसमें ऐड करेंगे, हम न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करें। तो ये सारे हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर हम ये काम नहीं करेंगे हम तो सीधा हम डिक्लाइनिंग स्टेज में चले जाएंगे, जिसकी वजह से सडन डिक्रीज आएगा सेल्स में। तो इसलिए कहता है कि डिक्लाइनिंग स्टेज से पहले पहले कंपनी को क्या करना चाहिए, 2 to 3 years अर्लियर, 2-3 साल पहले, मीन्स के मेरा ख्याल है कि मैच्योरिटी स्टेज की बात कर रहे हैं कि इस स्टेज में हमें क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में सोचना चाहिए कि इसको कैसे इंप्रूव करें ताकि ये लॉस जो है वो, ताकि सडन जो है वो डिक्रीज ना हो। सेल्स डिक्लाइन ड्यू टू रिड्यूस डिमांड, लॉस ऑफ मार्केट शेयर टू कंपेटिटर्स, कंपेटिटर थोड़ा सा बेहतर हो गया तो हम नीचे ड्रॉप हो सकते हैं। तो बेहतर यह है कि 2-3 साल पहले ही आप वर्किंग शुरू करें और कोशिश करें कि आप अपनी प्रोडक्ट को इंप्रूव करें, ना कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज हो, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, ये लंबे अरसे तक ये आपकी प्रोडक्ट जो है वो जवान रहेगी, इसका जवाल नहीं आएगा, यानी डिक्लाइनिंग स्टेज नहीं आएगा। तो ये है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में फिर आपको मैं बता दूं एक आखिरी लाइन कि वो कहता है कि हर एक स्टेज पे आपको मार्केटिंग मिक्स यानी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ेगी ताकि प्रोडक्ट जो है वो जवान ही रहे फॉर द लॉन्गर पीरियड, ठीक है। तो ये था हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। यहाँ तक मार्केटिंग के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए हमारे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, ब्रांडिंग और सेलिंग एक छोटा सा टॉपिक है वो कंक्लूड करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।